हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे चैनल नर्सिंग एक जुनून पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके सामने अभी सीएचओ का एग्ज़ाम है, जिसका एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी जस्ट 2-3 दिन के बाद होनी है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ पहले की तरह ही 1000 जो क्वेश्चन सीएचओ के लिए बनाया हुआ था, उसका थर्ड पार्ट लेके आया हूँ दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल रहेगा। आपको एक-एक जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस जो क्वेश्चन को मैंने बनाया है वो सीएचओ के बेस्ड पे ही बनाया है दोस्तों। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि सीएचओ से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं कि सीएचओ में लगभग दोस्तों 100 क्वेश्चंस आएंगे और अभी तक तो इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहा है। अगर आप जब भी क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि उसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं उसको काफ़ी अच्छे से आप सबसे पहले पढ़ लेंगे। अगर माइनस मार्किंग नहीं है दोस्तों, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 में से सारे 100 के 100 क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगा। दोस्तों, अगर बाई चांस अगर माइनस मार्किंग होता है इस बार के एग्ज़ाम पे, तो दोस्तों ध्यान रखना कि आप उन्हीं क्वेश्चन को सेलेक्ट करना जो आपको आता है, और कुछ क्वेश्चन ही ऐसे सेलेक्ट करना जिसमें आपको 2 ऑप्शन में श्योरिटी नहीं है। तो दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सर्कमसीजन परफॉर्म टू करेक्ट विच कंडीशन। सर्कमसीजन का जो प्रोसीजर है दोस्तों, वो किस कंडीशन को करेक्ट करने के लिए परफॉर्म किया जाता है? तो ए लिखा हुआ है हाइपोपेडियास, बी लिखा हुआ है इपिसपेडियास, सी लिखा हुआ है फिमोसिस और डी लिखा हुआ है दोस्तों हर्निया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है वो है फिमोसिस। दोस्तों, फिमोसिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो पेनिस का ऊपरी हिस्सा, जिसे हम लोग ग्लांस पेनिस में कहते हैं, और उसमें जो फोर स्किन होता है दोस्तों, वो इतना टाइट हो जाता है कि वो पुल बैक नहीं होता है, पीछे की ओर नहीं जाता है, जिससे कि जो व्यक्ति होता है उसको दर्द हो सकता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। तो इस कंडीशन को करेक्ट करने के लिए दोस्तों एक सर्जरी परफॉर्म करते हैं, जिसे हम लोग सर्कमसीजन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है फिमोसिस। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना और याद रखना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि अपकमिंग जो सीएचओ एग्जाम आ रहा है उसमें आप सभी को फायदा मिल सके। देखते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम बढ़ते हैं। क्रिप्टोर्चिडिज्म इज, ये क्रिप्टोर्चिडिज्म क्या है दोस्तों? तो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रोट्रूशन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट इनटू स्क्रोटम, बी नैरोइंग ऑफ परप्यूटियल ओपनिंग ऑफ द फोर स्किन, सी लिखा हुआ है दोस्तों फेलियर ऑफ वन और बोथ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम, डी लिखा हुआ है दोस्तों फ्लूइड इन स्क्रोटम। तो दोस्तों, क्रिप्टोर्चिडिज्म वो कंडीशन है जिसमें कि एक या दोनों टेस्टिस जो है दोस्तों वो स्क्रोटम पे नहीं आ पाते। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्क्रोटम टेस्टिस जो होता है दोस्तों, एक टाइम तक वो एब्डोमेन में होता है, लेकिन जैसे ही एक टाइम के बाद उसे स्क्रोटम में आ जाना होता है। लेकिन कई बार इस कंडीशन का फेलियर हो जाता है कि जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में नहीं आ पाता है, और इसे ही हम लोग क्रिप्टोर्चिडिज्म के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। फॉलोइंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन इन विच चाइल्ड इज प्लेस्ड आफ्टर टॉन्सिलेक्टॉमी। दोस्तों, जब टॉन्सिलोक्टॉमी करते हैं, अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल हो गया है, अगर वो कंडीशन ट्रीट नहीं हो रहा है, तो टॉन्सिलोक्टॉमी किया जाता है दोस्तों। तो टॉन्सिलोक्टॉमी करने के बाद उस बच्चे को किस पोजीशन में रखना है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। तो हम कह सकते हैं सुपाइन पोजीशन, ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन, साइड लाइन पोजीशन या हाई फाउलर्स पोजीशन की यहाँ पे बात हो रही है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना कि पोस्ट प्रोसीजर या पोस्ट ऑपरेशन हम बच्चे को साइड लाइन पोजीशन में रखेंगे, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो है राइट। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अनीता, अ 5-year-old गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सी कुड बी गिवन। दोस्तों, अनीता नाम की एक लड़की है जो कि 5 साल की है और वो सफ़र कर रही है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से। तो उसे क्या दिया जाना चाहिए? ए प्लेंटी ऑफ फ्लूइड एंड फूड, बी रिस्ट्रिक्टेड फूड एंड फ्लूइड, सी मिल्क ओनली और डी कहा जा रहा है ओनली इंट्रावेनस फ्लूइड। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए प्लेंटी ऑफ फ्लूइड एंड फूड। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड ORS शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर। दोस्तों, हम जब ORS बनाते हैं, ORS का प्रिपरेशन करते हैं, तो उसको कितने घंटे के अंदर ख़त्म कर लेना चाहिए या उससे ज़्यादा उपयोग में नहीं लाना चाहिए? तो दोस्तों, ध्यान रखना 24 घंटे। 24 घंटे के बाद हमें इसे फेंक देना चाहिए, डिस्कार्ड कर देना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर तक इसे उपयोग में ला लेना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। विच सिम्टम नोटेड बाय नर्स ड्यूरिंग असेसमेंट इज सिग्निफिकेंट विथ अ चाइल्ड डायग्नोज्ड फॉर इंटरसेप्शन। तो दोस्तों, वाटरी डायरिया, बी रिबन लाइक स्टूल, सी प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग या डी स्टूल विथ ब्लड एंड म्यूकस। तो दोस्तों, इंटरसेप्शन एक ऐसा कंडीशन है दोस्तों जिसमें जो इंटेस्टाइन होता है उसमें ही इंटेस्टाइन का जो अनदर पार्ट होता है वो उसमें इन्वर्ट कर जाता है, अर्थात वो
एक इंटेस्टाइन दूसरे जो इंटेस्टाइन है, सेम जो इंटेस्टाइन है वो एक दूसरे के अंदर ओवरलैप कर जाता है और इसी कुछ कंडीशन को हम लोग इंटरसेप्शन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन पे स्टूल विथ ब्लड एंड म्यूकस दिखाई दे सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों वो है राइट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अ वेंट्रिकुलर शंट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिसीज, किस डिसीज की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए वेंट्रिकुलर शंट उपयोग में लाया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हम कह सकते हैं ए हाइड्रोसिफेलस, बी बोल रहा है कार्डियोमेगाली, सी बोल रहा है असाइटिस या डी बोल रहा है प्लूरल इफ्यूजन। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आप गेस करिए। दोस्तों हाइड्रोसिफेलस जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, हाइड्रोसिफेलस के कंडीशन को ट्रीट करने के लिए वेंट्रिकुलर शंट उपयोग में लाया जाता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बेबी पिंकी डेवलप जॉइंटिस विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ, इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ। दोस्तों 24 आवर में अगर जॉइंटिस दिखाई दे रहा है दोस्तों तो इसे हम लोग दोस्तों फिजियोलॉजिकल फैक्टर, बी पैथोलॉजिकल रीजन, सी ड्रग टॉक्सिसिटी या डी RH फैक्टर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पैथोलॉजिकल रीजंस से 24 घंटे के अंदर में जॉइंटिस डेवलप हो रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विच ऑफ द वाइटल साइन इज नॉट इंक्लूडेड इन अपगार स्कोर। दोस्तों जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके कंडीशन को असेस करने के लिए आप सभी को पता है कि अपगार स्कोर हम उपयोग में लाते हैं, जिसके कुछ फीचर्स होते हैं, जो कुछ इंडिकेटर होते हैं, कुछ बेसिस होते हैं जिसके आधार पर हम अपगार स्कोर करते हैं। तो दोस्तों ए कलर, बी रेस्पिरेशन, सी हार्ट रेट या डी टेम्परेचर। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि यहाँ पूछा जा रहा है नॉट इंक्लूडेड इन अपगार, अपगार में कौन सा इंक्लूडेड नहीं है। तो दोस्तों अपगार में हम बच्चे का टेम्परेचर नहीं देखते हैं, कलर देखते हैं, रेस्पिरेशन देखते हैं, हार्ट रेट देखते हैं, लेकिन मसल टोन देखते हैं, लेकिन हम टेम्परेचर नहीं देखते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है दोस्तों डी टेम्परेचर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर मदर एक्सेप्ट। ब्रेस्ट फीडिंग का जो एडवांटेज है मदर के लिए क्या हो सकता है, एक को छोड़कर। ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव, बी डिक्रीज द रिस्क ऑफ ओवेरियन एंड ब्रेस्ट कैंसर, सी हेल्प द गेन वेट लॉस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या डी प्रमोट प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्यूशन। इन्वॉल्यूशन वो कंडीशन होता है दोस्तों जिसमें एक प्रेग्नेंट वुमेन में जो चेंजेस होता है दोस्तों वो सारे चेंजेस एज नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट वुमेन की तरह आ जाता है। इस कंडीशन को हम लोग इन्वॉल्यूशन कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आप ध्यान देना सी, जो वेट लॉस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में गेन किया है दोस्तों, तो उसमें कोई एडवांटेज ब्रेस्ट फीडिंग का कोई भी लेना देना नहीं है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान से देखना, आखिर में लिखा हुआ है एक्सेप्ट, एक को छोड़कर। तो दोस्तों सी जो है इसका राइट आंसर है, हेल्प टू गेन वेट लॉस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्रीनिंग मेथड फॉर कैंसर सर्विक्स। तो दोस्तों ऑप्शन ए है CA 125, बी पैप स्मीयर, सी सर्वाइकल बायोप्सी या डी बोला जा रहा है अल्ट्रासाउंड ऑफ यूट्रस एंड एडनेक्सा। तो दोस्तों हमेशा याद रखना कैंसर सर्विक्स के स्क्रीनिंग के लिए हम जो मेथड उपयोग में लाते हैं दोस्तों वो है पैप स्मीयर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पैप स्मीयर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। द टर्म नादीर यूज्ड इन कीमोथेरेपी मीन्स। दोस्तों NADIR ये कीमोथेरेपी में उपयोग किए जाने वाला एक टर्म है नादीर। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि क्या है इसका मतलब। ए एक्सटेंसिव लॉस ऑफ हेयर, दोस्तों नहीं, अगर हेयर लॉस हो रहा है तो एलोपेसिया से रिलेटेड चीज़ें हो सकती है। बी इफेक्टिवनेस ऑफ कीमोथेरेपी, सी लो ब्लड सेल काउंट या डी एक्सट्रीम साइड इफेक्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो आपको मैं बता देता हूँ वो है लो ब्लड सेल काउंट। जब भी दोस्तों लोअर पॉइंट जो होता है दोस्तों उसे हम लोग नादीर के नाम से जानते हैं, NADIR नादीर के नाम से, लोअर पॉइंट को हम लोग हमेशा नादीर के नाम से जानते हैं। और जिसका आंसर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लो एक ही चीज़ दिखाई दे रहा है इसमें, लो ब्लड सेल काउंट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। एलोप्यूरिनॉल ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज इज। एलोप्यूरिनॉल जो दवाई है, ड्रग है, मेडिसिन है, वो किस कंडीशन पे उपयोग में लाया जाता है। ए बोला जा रहा है गॉटी अर्थराइटिस, दोस्तों गॉट डिसीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बी बोल रहा है फ्रैक्चर, सी बोल रहा है स्पॉन्डोलाइटिस, डी बोल रहा है ऑस्टियोपोरोसिस। तो दोस्तों ये चार कंडीशन आपके सामने हैं, याद रखना। गॉटी जो अर्थराइटिस है दोस्तों वो यूरिक एसिड का जो एक्यूमुलेशन है उसके कारण गॉट नामक एक डिसीज हो जाता है जिसे यहाँ पे गॉटी अर्थराइटिस कहा जा रहा है। और इस जो डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए एक दवाई उपयोग में लाया जाता है जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है एलोप्यूरिनॉल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए गॉटी अर्थराइटिस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। द फाइब्रस टिश्यू कनेक्टिंग बोन टू बोन इज कॉल्ड। दोस्तों एक टाइप का फाइब्रस टिश्यू है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, मतलब जो दो हड्डियां हैं उनको एक दूसरे से जोड़ने का जो दोस्तों काम करता है उसे हम लोग लीगामेंट के नाम से जानते हैं। दोस्तों ध्यान देना, अगर बोन टू मसल को जोड़ रहा है दोस्तों तो उसको हम लोग टेंडान कहते हैं, लेकिन अगर वो बोन से बोन को जोड़ रहा है दोस्तों तो उसे हम लोग लीगामेंट
लिगामेंट के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है डी लिगामेंट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस इज कॉल्ड। जो दोस्तों रेडियस जो हड्डी होती है, रेडियस और अल्ना आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग किसको कहाँ होता है, वो हैंड में प्रेजेंट होता है। तो डिस्टल रेडियस में अगर फ्रैक्चर हो जाता है दोस्तों तो उसे क्या कहा जाता है? पॉट्स फ्रैक्चर, मोंटेजिया फ्रैक्चर, गालेजी फ्रैक्चर या फिर कुलीज फ्रैक्चर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी कुलीज फ्रैक्चर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। स्टोमाटाइटिस रेफर्स टू इन्फ्लामेशन ऑफ द। स्टोमाटाइटिस किसके इन्फ्लामेशन के कहते हैं दोस्तों? तो स्टमक मत लिख देना, गलत हो जाएगा आंसर। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ईसोफेगस, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नेसोफेरिंग्स, या बोल रहा है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक। तो दोस्तों बार बार आपको बोल रहा हूँ, स्टोमाटाइटिस का मतलब स्टमक से नहीं निकालना है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ। तो दोस्तों बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। वेगोटॉमी इज अ सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर। वेगोटॉमी का जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों वेगोटॉमी का मतलब वेगस नर्व से तो है, ठीक है, उसे कट किया जाता है, लेकिन इसको आप लोग गेस नहीं करेंगे कि नर्व डिसऑर्डर होगा। वेगोटॉमी मतलब वेगस नर्व से, तो नर्व डिसऑर्डर नहीं दोस्तों। ट्रीटमेंट किया जाता है पेप्टिक अल्सर को ट्रीटमेंट करने के लिए। तो पेप्टिक स्टमक में जो जाने वाला नर्व वेगस नर्व है उसका हम लोग कट करते हैं, लेकिन उसके पीछे कारण नर्व डिसऑर्डर को ट्रीट करना नहीं बल्कि पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करना होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस इज मैनिफेस्टेड बाय एन एलिवेटेड। तो दोस्तों एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस इज मैनिफेस्टेड बाय एन एलिवेटेड, क्या चीज़ बढ़ जाता है या क्या हो जाता है? किसके एलिवेट हो जाने को से इंडिकेट होता है कि उस व्यक्ति को एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है? तो दोस्तों सीरम अमाइलेज का लेवल बढ़ जाना इंडिकेट करता है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीएनए वायरस। इनमें से डीएनए वायरस कौन सा है? ए हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस ए, या डी हेपेटाइटिस डी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हेपेटाइटिस बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। काइम इज कॉल्ड। काइम किसे कहते हैं दोस्तों? तो ए फूड इन माउथ, बी फूड इन स्टमक, सी फूड रीचेस इन डियोडेनम, या डी बोला जा रहा है फूड रीचेस इन रेक्टम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जब खाना जो है स्टमक से निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम में पहुंच जाता है तो उस जो फूड मटेरियल है उसे हम लोग काइम के नाम से जानते हैं। इसीलिए जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी फूड रिच इन डियोडेनम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और शेयर करना अगर भूल गए होगे तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। अगर आपका भला हो रहा है तो ये सोचो कि सबका भला हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। नैरोवेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। दोस्तों फैलोपियन ट्यूब आपको याद आ गया होगा, ओबीजी का क्वेश्चन है। यूट्रस की बात हो रही है, यूट्रस से जाने वाली दोनों साइड जो नली है उसकी बात हो रही है, जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। तो उसके जो 4 पार्ट होते हैं दोस्तों, इंटरस्टिशियल, स्थमस, इनफंडिबुलम और एम्पुला। तो पूछा जा रहा है नैरोवेस्ट सबसे संकरा पार्ट कौन सा है दोस्तों, किसका एमएम सबसे कम है? तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 21 जो क्वेश्चन है ऑप्शन ए इंटरस्टिशियल जो है वो सबसे नैरोएस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। किसी व्यक्ति में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन है? ए एस्ट्रोजन, बी एफएसएच, सी प्रोजेस्टेरोन, या डी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर है वो है एस्ट्रोजन जो है वो जिम्मेदार होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करने के लिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रीज प्रेजेंटेशन। ए फ्रैंक ब्रीज, बी कंप्लीट ब्रीज, सी फुटिंग ब्रीज, या डी बोला जा रहा है दोस्तों नी ब्रीज। तो इसका राइट आंसर है फ्रैंक ब्रीज। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। ऑन पर वजाइनल एग्जामिनेशन एंटीरियर फोंटेनेल एंड सब parietal reach is felt in the second stage of labor. The presentation is brow presentation, deflaxed head या face presentation। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है क्वेश्चन में दोस्तों कि जब हम परवजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन के दौरान सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की बात हो रही दोस्तों। तो एंटीरियर फोंटेनेल और सुप्रा ऑर्बिटल जो रीच है ये दोनों जो है फील हो रहा है, तो हम कौन सा प्रेजेंटेशन कह सकते हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जो है वो है ब्रो प्रेजेंटेशन के कारण ही, क्योंकि एंटीरियर फोंटेनेल जो है वो ब्रो के पास में ही होता है दोस्तों, और सुप्रा ऑर्बिटल अगर रीच जो है सुप्रा ऑर्बिटल मतलब आंख के पास वाले जो रीज है वो अगर फील हो रहा है, इसका मतलब है कि ब्रो प्रेजेंटेशन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। बैंडल्स रिंग इज आल्सो नोन एज। ये दोस्तों बैंडल्स रिंग किस लिए और कहाँ पे उपयोग होता है अगर मैं आपको बता दूं।
दोस्तों ये जो है ये एब्डोमेन की बात हो रही है दोस्तों, ये फीमेल एब्डोमेन की बात हो रही है। यहाँ हम कह सकते हैं कि अपर जो एब्डोमेन है या अपर सेगमेंट है और लोअर सेगमेंट है, इसके बीच में दोस्तों एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है जिसे हम लोग बेंडल्स रिंग कहते हैं दोस्तों, और इसे ही हम लोग रिट्रैक्शन रिंग के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। यूएसजी साइन ऑफ फीटल डेथ आर ऑल एक्सेप्ट। यूएसजी में देखने से पता चलेगा दोस्तों कि फीटल डेथ का कौन कौन से साइन हो सकते हैं, केवल एक को छोड़कर। तो हालो साइन ऑफ हेड, हार्ट बीट एब्सेंट, स्पाल्डिंग साइन, या लास्ट में बोला जा रहा है हैगार साइंस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है डी, हैगार्स साइन। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। वेंटोस इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज कंट्रा इंडिकेटेड। तो पहला ऑप्शन नंबर ए परसिस्टेंस ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, बी हार्ट डिसीज, सी यूटेराइन इनर्जिया, या डी बोल रहा है प्री टर्म लेबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि वेंटोज इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज कंट्राइंडिकेटेड। कब हम वेंटोज का उपयोग नहीं करना है, वो भी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में, कौन सा कंडीशन कंट्राइंडिकेटेड है? तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर है वो है प्री टर्म लेबर, ऑप्शन डी। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। ऑल आर द टोकोलाइटिक एक्सेप्ट। इनमें से सारे टोकोलाइटिक हैं एक को छोड़कर। तो दोस्तों पहला हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए रिटोड्रिन, या बी साल्बुटामॉल, या सी आइसोक्स सुप्रीन, या डी मीजोप्रोस्टॉल। तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि ये सभी टोकोलाइटिक है एक को छोड़कर। दोस्तों दो तरीके के ड्रग इससे रिलेटेड हैं। एक तो हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिक जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, और दूसरा बोला जा रहा है टोकोलाइटिक जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को घटा देता है या रोक देता है। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है कि इसमें से सभी टोकोलाइटिक हैं एक को छोड़कर। तो दोस्तों 28 का जो राइट आंसर है वो है मीजोप्रोस्टॉल। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन होने का सबसे मुख्य कारण है दोस्तों क्या है? ऑप्शन ए क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, बी सिफिलिस, सी रिसस आइसोइम्यूनाइजेशन, या डी सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। हाइडेटिफॉर्म मोल इज प्रिंसिपली अ डिजीज ऑफ। दोस्तों किसका डिसीज है? हाइडेटिफॉर्म मोल जो है वो किस चीज़ का डिसीज है? ए एमनियन, बी कोरियन, सी यूट्रस, डी डेसिडुआ। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है बी कोरियन। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। हम कह सकते हैं दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन में हाइपरटेंसिव प्रेग्नेंट वुमेन एट 34 वीक कम्स विथ हिस्ट्री ऑफ पेन इन एब्डोमेन, ब्लीडिंग पर वजाइनम and loss of fetal movement. On examination the uterus is contracted with increased uterine tone, fetal heart sound are present. The most likely diagnosis is A placenta previa, B hydromnios, C premature labor, या D बोला जा रहा है दोस्तों एब्रप्टो प्लेसेंटा। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर है वो है D एब्रप्टो प्लेसेंटा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लू लाइंस ऑन गम, रिस्ट, फूड ड्रॉप, पैलर, कोलिक आर मैनिफेस्टेशन ऑफ पॉइजनिंग ड्यू टू। दोस्तों ये किसके पॉइजनिंग के कारण होता है ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी इनऑर्गेनिक लेड। लेड के कारण हो रहा है दोस्तों, जिसको लेड को हम लोग प्लम्बम के नाम से भी जानते हैं। इसका राइट आंसर है डी इनऑर्गेनिक लेड। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। वर्कर एम्प्लॉयड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर लाइकली टू सफर फ्रॉम। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपड़ा उद्योग में काम करते हैं दोस्तों, तो वहाँ के काम करने वाले कर्मचारी किस डिजीज़ के होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है? तो दोस्तों यहाँ बोला जा रहा है बेगासोसिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, या डी बाइसिनोसिस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बाइसिनोसिस। बाइसिनोसिस दोस्तों जो टेक्सटाइल या कपड़ा इंडस्ट्री में कॉटन के जो संपर्क में रहते हैं उनको होने की ज़्यादा संभावना होती है। दोस्तों यहाँ पे बेगासोसिस भी एग्जाम पे कई बार पूछा जाता है कि बेगासोसिस किसके कारण होता है। तो दोस्तों जो शुगर कैन होता है, गन्ना होता है, उसके जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उससे दोस्तों बेगासोसिस नामक डिजीज़ हो सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। द मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशन कैंसर इन इंडिया। काम के कारण होने वाले कैंसर कौन सा सबसे ज़्यादा जो काम करने की वजह से होता है दोस्तों, काम करने से रिलेटेड है, एम्प्लॉयज़ को होता है दोस्तों, वर्कर्स को होता है दोस्तों। तो ए लंग कैंसर, बी स्किन कैंसर, सी ब्लड कैंसर, या डी लीवर। तो दोस्तों यहाँ मैं बता दूँ राइट आंसर जो है स्किन कैंसर सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों इंडिया में, वो ऑक्यूपेशन के कारण हो सकता है। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 एस्बेस्टोस कॉज। एस्बेस्टोस जो होता है दोस्तों वो क्या कॉज करता है? मीजोथेलिनोमा, ब्रोंकियल अस्थमा, या कार्सिनॉइड ट्यूमर, या सार्कोइडोसिस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है
मीजोथेलियोमा। दोस्तों जो एस्बेस्टॉस है वो मीजोथेलियोमा नामक डिजीज़ जो है दोस्तों वो कॉज करता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। बायोमेडिकल वेस्ट मिक्सिंग विद सीमेंट इज नोन एज। दोस्तों जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसको सीमेंट के साथ मिक्स करने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इंसिनरेशन, नहीं दोस्तों जला देना को इंसिनरेशन बोलते हैं, बी इनर्टाइजेशन, या सी वर्मी कंपोस्टिंग, या डी माइक्रोवेविंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है इनर्टाइजेशन। दोस्तों बायोमेडिकल वेस्ट और सीमेंट को जो मिक्स करने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग इनर्टाइजेशन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। ट्राइज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता है, कई बार इसी एग्जाम पे आया हुआ है। तो ट्राइज इज डन फॉर। ट्राइज क्या होता है दोस्तों? तो ए ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम ऑफ डिजास्टर, बी क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ डिजास्टर, या सी क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ एपिडेमिक्स, या डी क्लासिफिकेशन ऑफ पेशेंट इन डिजास्टर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी क्लासिफिकेशन ऑफ पेशेंट इन अ डिजास्टर। दोस्तों ये कैसे कि दोस्तों अगर एक डिजास्टर होता है और उसमें डिफरेंट टाइप की इंजुरीज होता है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, किसी को बहुत ही कम होता है, किसी को बहुत ही ज़्यादा, तो उन पेशेंट को क्लासीफाई करने का जो प्रक्रिया है उसे ही हम लोग ट्राइज के नाम से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। साकिर्स टेप इज एन एग्जांपल ऑफ। साकी टेप होता है दोस्तों वो किसका एग्जांपल है? ए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, बी इंटरसेक्टल कोऑर्डिनेशन, या सी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, या डी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। नंबर ऑफ आशा विजिट आफ्टर होम डिलीवरी। दोस्तों अगर होम डिलीवरी हो जाती है, दोस्तों याद रखना गवर्नमेंट हमेशा ये चाहता है और हम भी सब यही चाहते हैं कि डिलीवरी जो हो वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, लेकिन कई बार दोस्तों कि साधन नहीं होने से, अशिक्षा की वजह से, लोग एजुकेटेड नहीं हो पाते, इस वजह से, फैसिलिटी की वजह से कई बार होम डिलीवरी अर्थात घर में डिलीवरी हो जाती दोस्तों। तो आशा जो होती है उसे होम विजिट करना होता है, तो कितने बार? 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 7 टाइम्स जो है विजिट करना होता है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। ऑन प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन इंडिया इन जनरल एरियाज इज इस्टाब्लिश फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ। दोस्तों एक पीएचसी जो है कितने पॉपुलेशन को कवर करता है, या कितने पॉपुलेशन के लिए एक पीएचसी होता है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो 5000, 30,000, 1,20,000, 1,000। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो है दोस्तों बी 30,000। दोस्तों इसके दो क्राइटेरिया, अगर मैं आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, एग्जाम पे कई बार आता है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर पूछा जाए कि सब सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्र में कितने पॉपुलेशन को कवर करता है, तो दोस्तों अगर एरिया प्लेन है अर्थात मैदानी है तो हम कह सकते हैं 5,000। अगर एरिया हिली है, पहाड़ी है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि 3,000 पॉपुलेशन को ये लगभग कवर करता है। आगे हम बढ़ते हैं पीएचसी की ओर। तो पीएचसी में प्लेन एरिया में दोस्तों, प्लेन एरिया में 30,000 पॉपुलेशन को कवर करता है, और हिली एरिया में दोस्तों 20,000 जो पॉपुलेशन है उसको कवर करता है। अगर एक सीएचसी अर्थात कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात करें दोस्तों, तो ये प्लेन एरिया में 1,20,000 पॉपुलेशन को कवर करता है, और हिली एरिया में हम कह सकते हैं कि 80,000 जो पॉपुलेशन है उसको एक सीएचसी कवर करता है। तो इस बात को विशेष ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लिंक को शेयर नहीं किए हैं, तो जल्दी से कर दो दोस्तों, क्योंकि ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रास रूट लेवल वर्कर। इनमें से कौन सा ग्रास रूट लेवल वर्कर नहीं है? आंगनवाड़ी वर्कर, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, या सी विलेज हेल्थ गाइड, या डी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर। तो दोस्तों हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो ग्रास रूट लेवल वर्कर नहीं कहलाता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है दोस्तों वो है राइट। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। प्राइमरी हेल्थ केयर इज डिफाइन एज। प्राइमरी हेल्थ केयर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों? तो ए बोला जा रहा है फ्री मेडिकल केयर एट गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, दूसरा बोला जा रहा है फ्री मेडिकल केयर एट गवर्नमेंट एक्सपेंसेस बट रेगुलेटेड बाय प्रोफेशनल ग्रुप्स, सी बोला जा रहा है फ्री मेडिकल केयर एट डोर स्टेप ऑफ पॉपुलेशन, या डी बोला जा रहा है दोस्तों एसेंशियल हेल्थ केयर विच इज एक्सेप्टेबल, एक्सेसिबल एंड अवेलेबल। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर है वो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी एसेंशियल हेल्थ केयर विद एक्सेप्टेबल, एक्सेसिबल एंड अवेलेबल। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। वन आई सर्जन इज रिकमेंडेड फॉर। दोस्तों एक जो आई सर्जन, आंख का सर्जन जो होता है वो रिकमेंडेड फॉर कितने सीएचसी के लिए रिकमेंड है? तो हम बोल सकते हैं दोस्तों 1 सीएचसी, 2 सीएचसी, सी सीएचसी, 3 सीएचसी या 5 सीएचसी। दोस्तों सीएचसी का मतलब यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, जो कि मैं प्रीवियस आपको क्वेश्चन में इसके बारे में बताया था। एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, दूसरा 2, 3 या 5। तो दोस्तों ये 5 सीएचसी के लिए एक आई सर्जन जो है वो रिकमेंड है। तो ऑप्शन जो है डी है वो इसका राइट आंसर है। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। फर्स्ट रेफरल यूनिट, जिसको हम लोग दोस्तों एफआरयू के नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट रेफरल यूनिट एफआरयू, तो सब सेंटर को बोलते हैं, या पीएचसी को बोलते हैं, या सीएचसी को बोलते हैं, या मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को बोलते हैं। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर है वो है सी सीएचसी को, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को फर्स्ट रेफरल यूनिट कहा जाता है या होता है। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। PRT इज अ टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट टेक्निक। दोस्तों ये जो PERT
जो टाइप टेक्निक का है वो किसके लिए हम उपयोग में ला सकते हैं ये तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 में हम देख सकते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, बी कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, या सी नेटवर्क एनालिसिस, या हम कह सकते हैं डी सिस्टम एनालिसिस। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर है वो है नेटवर्क एनालिसिस। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 की ओर, रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन स्कीम वास रिकमेंड बाई। दोस्तों जो रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन स्कीम को लाने वाले जो कमिटी है उस कमिटी में बोला जा रहा है ए करतार सिंह कमेटी, बी मुखर्जी कमेटी, सी श्रीवास्तव कमेटी, या डी बोला जा रहा है दोस्तों जंगलवाला कमेटी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है श्रीवास्तव कमेटी ने ही रिकमेंड किया था रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन स्कीम को। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की ओर, अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट डिस्कस अ हेल्थ टॉपिक इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस विथ नो स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ स्पीचेस, दिस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन, पैनल डिस्कशन, सिंपोजियम, या सेमिनार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हम कह सकते हैं पैनल डिस्कशन। पढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 की ओर, विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन का जो दोस्तों एग्जांपल इसमें से कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए है सोक्रेटिक मेथड, या बी बोला जा रहा है दोस्तों डिडक्टिक मेथड, या सी विजुअल कम्युनिकेशन, या डी टेली कम्युनिकेशन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 48 का वो है डिडक्टिक मेथड। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 की ओर, a 85-year-old male patient is in the terminal stage of carcinoma lungs. The doctor has to explain the prognosis to the relative. The communication technique employed will be। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए है स्पीक टेक्निक, स्पोक्स टेक्निक, स्पाइक्स टेक्निक, या बोला जा रहा है फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन। तो दोस्तों याद रखना जब भी कुछ ऐसा सिचुएशन है कि मरीज जो है टर्मिनली डेड के कंडीशन में है, क्योंकि कार्सिनोमा ऑफ लंग्स है, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर जो कम्युनिकेशन स्किल का या टेक्निक का उपयोग करेगा दोस्तों वो है स्पीक्स टेक्निक, ऑप्शन सी SPIKES टेक्निक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 की ओर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। दोस्तों स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ये सब इंक्लूड है एक को छोड़कर, इनकम, सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन, लेवल ऑफ प्रोविजन ऑफ हेल्थ, या ह्यूमन राइट। तो दोस्तों इसमें से जो राइट आंसर है वो है ह्यूमन राइट, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो कि WHO द्वारा दिया गया है उसमें ह्यूमन राइट इंक्लूड नहीं है। इसके लिए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है डी ह्यूमन राइट। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले, और दोस्तों को शेयर जरूर करो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर, इन एन एरिया विथ फ्लोराइड रिच वाटर द डी फ्लोराइडेशन ऑफ वाटर इज विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। 51 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, या प्री मॉर्डियल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए प्राइमरी। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 की ओर, आइसबर्ग फिनोमेना डिफरेंशिएट। जो आइसबर्ग फिनोमेना होता है दोस्तों वो क्या डिफरेंशिएट करता है, ए अपरेंट एंड इनअपरेंट, बी सिम्टोमेटिक एंड असिम्टोमेटिक, सी केसेस एंड कैरियर्स, या डी डायग्नोस एंड अनडायग्नोस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अपरेंट एंड इनअपरेंट। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 53 की ओर, सर्विलेंस क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन ए स्क्रूटनी ऑफ फैक्टर, बी ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सी प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, या डी कीमोप्रोफिलैक्सिस ऑफ डिसीज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है स्क्रूटनी ऑफ फैक्टर्स के स्क्रूटनी को ही हम लोग सर्विलेंस के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 की ओर, विच प्रिविलेंस एसोसिएटेड विथ हाई प्रिविलेंस एसोसिएटेड विथ, हाई प्रिविलेंस किससे जुड़ा हुआ है, किससे संबंधित है हम कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 हाई क्योर रेट, या इमिग्रेशन ऑफ हेल्दी पीपल, या सी लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, या डी लेस इंसिडेंस ऑफ डिजीज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो सी है लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ डिजीज। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 की ओर, एंडेमिक डिसीज मीन दैट अ डिसीज, एंडेमिक डिसीज किसे कहा जाता है, अगर क्लियरली इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी, दूसरा इस कंस्टेंटली प्रेजेंट इन अ गिवन पॉपुलेशन ग्रुप, या सी एग्जिबिट सीजनल पैटर्न, या डी इज प्रिवेलेंट एमंग एनिमल्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 55 का वो है बी, इट कंस्टेंटली प्रेजेंट इन अ गिवन पॉपुलेशन ग्रुप। इसे ही हम लोग एंडेमिक डिसीज के नाम से जानते हैं। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 56 की ओर, डिजीज इंपोर्टेड इन अ कंट्री विच वॉज नॉट अदर प्रेजेंट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 है, यहाँ पे हम देखते हैं कि इपोरिंथिक डिसीज, जूनोटिक डिसीज, एक्सोटिक डिसीज, या एपिजोटिक डिसीज यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सी एक्सोटिक डिजीज। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 की ओर, क्रोनिक कैरियर स्टेट इज सीन इन,
क्रोनिक कैरियर स्टेट इज सीन इन ए पोलियोमाइलाइटिस, बी मीजल्स, सी मलेरिया या डी टेटनस बोला जा रहा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी मलेरिया। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट, इनमें से सारे किल्ड वैक्सीन है एक को छोड़कर, साल्क पोलियो, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, रेबीज या येलो फीवर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी येलो फीवर। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट डीपीटी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन के बारे में इनमें से कौन सी बातें जो है वो सत्य है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सी प्रेजेंस ऑफ ए सेलुलर पर्ट्यूसिस कंपोनेंट इंक्रीजेज इट्स इम्यूनोजेनिसिटी। तो दोस्तों 59 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। हाउ मैनी फुली फ्रोजन आइस पैक शुड अ वैक्सीन कैरियर कंटेन, वैक्सीन कैरियर कंटेन में कितने आइस पैक जो है फुली फ्रोजन वो है उसमें मौजूद होते हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है हम कह सकते हैं 2, 4, 6, 8 में कौन सा होगा। तो हमेशा याद रखना 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में दोस्तों कौन सा वैक्सीन जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ऑप्शन ए रूबेला, बी डिप्थीरिया, सी टेटनस, डी हेपेटाइटिस बी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है रूबेला, रूबेला जो है रूबेला का वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी के कंडीशन में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। इन मीजल्स आउटब्रेक, मीजल्स वैक्सीन कैन बी गिवन विद इन, मीजल्स आउटब्रेक हो जाता है तो मीजल्स के वैक्सीन कितने दिनों के भीतर में, कितने मंथ के भीतर में दे देना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। 2 से 3 मंथ, 3 से 5 मंथ, 2 से 7 मंथ या 6 से 9 मंथ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 6 to 9 मंथ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वैक्सीन फेलियर, वैक्सीन फेलियर का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है दोस्तों। कि हम वैक्सीन दे रहे हैं लेकिन वैक्सीन का इफेक्ट वैसा नहीं हो पा रहा है, तो उसका फेलियर का मोस्ट कॉमन कॉज जो है दोस्तों हम कह सकते हैं इनप्रॉपर स्टोरेज, इनप्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, इनएप्रोप्रिएट मैन्युफैक्चरिंग या डी कहा जा रहा है मैटरनली डिराइव्ड एंटीबॉडीज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी मैटरनली डिराइव्ड एंटीबॉडीज जो है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वैक्सीन फेलियर है। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। स्टोरेज एट द कूल प्लेस मीन अ टेम्परेचर ऑफ, अगर हम बोलते हैं कि इसको स्टोर करना चाहिए कूल प्लेस में तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो 0 से 20 डिग्री सेल्सियस या 0 से 40 डिग्री सेल्सियस या 8 से 15 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस से कम। तो दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 8 to 15 डिग्री सेल्सियस को हम लोग कूल प्लेस कहते हैं। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। MMR वैक्सीन इज गिवन एट व्हाट एज इन इंडिया, मीजल्स मम रूपेला का जो वैकेंसी है वैक्सीन है दोस्तों वो इंडिया में कौन से एज में दिया जाता है। 9 से 12 मंथ में, 12 से 15 मंथ में, 15 से 18 मंथ में या फिर कहा जा रहा है 18 से 24 मंथ में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 15 to 18 मंथ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। फॉर टाइफाइड बेस्ट वैक्सीन इज टाइफाइड ओरल, होलसेल वैक्सीन, वाई पॉलीसेकेराइड वैक्सीन या नोन। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड ओरल। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। फ्रीज ड्राइड वैक्सीन, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन किसको कहा जाता है दोस्तों इसमें से। BCG, रेबीज, DPT, हेपेटाइटिस बी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है BCG, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। द वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड एज नोज ड्रॉप, नेजल ड्रॉप के रूप में कौन सा वैक्सीन एडमिनिस्टर किया जाता है दोस्तों। रूबेला, पोलियोमाइलाइटिस, इन्फ्लुएंजा या मीजल्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंजा का जो है नेजल वैक्सीन आता है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। काप स्टडी वेयर द फर्स्ट यूज्ड इन इंडिया टू स्टडी, KAP एक स्टडी है दोस्तों इंडिया में सबसे पहले किस चीज़ के लिए उपयोग किया गया था ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। HIV, मलेरिया, फैमिली प्लानिंग या कार्सिनोमा सर्विक्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है फैमिली प्लानिंग। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। आइडियल स्क्रीनिंग टेस्ट शुड बी सेफ, रिलायबल, वैलिड। एक आइडियल स्क्रीनिंग है दोस्तों, इनमें से कौन से फीचर्स इंक्लूड होना चाहिए। सेफ होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों बिल्कुल सेफ, रिलायबल, वैलिड तीनों होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। ब्लड स्क्रीनिंग इज नॉट डन फॉर, ब्लड स्क्रीनिंग किसके लिए नहीं किया जाता है। HIV, HBV, EBV या HCV। तो दोस्तों ये पूछा जा रहा है, तो हम कह सकते हैं 71 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है EBV। EBV जो है दोस्तों एप्स्टीन बार वायरस कहते हैं और इसके लिए ब्लड स्क्रीनिंग के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। पोस्ट एक्सपोजर मीजल्स वैक्सीन मस्ट बी गिवन विद इन डेज ऑफ एक्सपोजर, पोस्ट एक्सपोजर मीजल्स वैक्सीन कब दिया जाना चाहिए दोस्तों। 72 नंबर का क्वेश्चन है। 1 डे, 3 डे, 7 डे, 10 डेज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 3 डेज। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन चिल्ड्रन में मम्स का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 73 निमोनिया, पैंक्रियाटिस, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस या इंसेफेलाइटिस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। प्रोफिलैक्सिस ऑफ मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस का प्रोफिलैक्सिस क्या है दोस्तों। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, रिफाम्पिसिन, पेनिसिलिन या जेंटामाइसिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो है रिफाम्पिसिन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। अ नर्स वाज डायग्नोज्ड टू हैव AB एंटीजन एंड ABS एंटीजन इन सीरम, मोस्ट लाइकली सी इज हैविंग। तो दोस्तों ऑप्शन जो सी है एक्टिव इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी डिजीज में ही ABE एंटीजन या ABS एंटीजन जो है सीरम में दिखाई देता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो है राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। शेड्यूल ऑफ टाइफाइड ओरल वैक्सीन, टाइफाइड ओरल वैक्सीन को किस प्रकार से दिया जाता है ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन ए डे 1 to 3, डे 2, 3, 5, डे 1, 3, 5, डे
246। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डे 135। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। चांडलियस इंडेक्स इज यूज्ड इन एपिडेमियोलॉजी स्टडी ऑफ राउंड वॉर्म्स, हुक वॉर्म, गुनिया वॉर्म्स या सैंड फ्लाई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, हुक वॉर्म्स के लिए ये जो इंडेक्स है उसको हम लोग उपयोग में लाते हैं। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। रिजर्वायर ऑफ एंट्रिक फीवर इज, एंट्रिक फीवर का जो रिजर्वायर है दोस्तों वो कौन सा है पूछा जा रहा है, बर्ड्स, काऊ, कैटल या मैन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मैन जो होता है एंट्रिक फीवर का रिजर्वायर होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, मेडिकल कॉलेज आर क्लासिफाइड एज आई केयर सेंटर ऑफ। ये प्राइमरी लेवल का है दोस्तों, या सेकेंडरी लेवल में, या टर्सरी लेवल में, या इंटरमीडिएट लेवल में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सी, टर्सरी केयर के लिए हम लोग मेडिकल कॉलेज में इसको रेफर कर देते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस इज रिपोर्टेड इन इंडिया चाइल्ड एज। एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के लिए दोस्तों हम कह सकते हैं जो एज रिस्पॉन्सिबल है 0 to 3 ईयर, 0 to 5 ईयर, 0 to 15 ईयर या 0 to 25 ईयर कहा जा रहा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 80 का वो है सी दोस्तों, 0 to 15 ईयर। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। इनमें से सारे इंक्लूड है दोस्तों, केवल एक को छोड़कर, मलेरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, डायरिया या ट्यूबरकुलोसिस। तो दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस IMNCI में इंक्लूड नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ट्यूबरकुलोसिस। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। सेफ स्ट्रेटेजी हैज़ बीन डेवलप फॉर द कंट्रोल ऑफ। दोस्तों सेफ स्ट्रेटेजी हैज़ बीन डेवलप फॉर द कंट्रोल ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग किस कंडीशन में इसको उपयोग में लाते हैं, तो दोस्तों ट्रैकोमा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। रूट फॉर HIV इन ट्रांसमिशन विथ मैक्सिमम efficiency is sexual transfusion of blood and blood product sharing needle and syringes mother to child transmission। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि HIV का जो ट्रांसमिशन का जो रूट है उसमें मैक्सिमम इफिशियंसी सबसे ज़्यादा किससे होने की संभावना है, तो दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट या ब्लड को डायरेक्ट हम किसी ह्यूमन बींग में दे देते हैं तो उससे तो मैक्सिमम चांस हो जाता है कि उस व्यक्ति को HIV का इन्फेक्शन हो जाए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया इन प्रेगनेंसी शुड बी ट्रीटेड इन प्रेगनेंसी बाय क्लोरोक्विन, क्विनिन, पायरीमेथामाइन या मेफ्लोक्विन। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर है हम कह सकते हैं क्लोरोक्विन। क्वेश्चन नंबर 85। अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लोवेस्ट लेवल एट विच हेल्थ एक्शन प्लान इज प्रिपेयर्ड इज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है विलेज लेवल को ध्यान में रखकर अर्बन नेशनल रूरल हेल्थ मिशन काम करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन, तो विलेज लेवल दोस्तों इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। द रोल ऑफ एडजुवेंट इन DPT, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस का जो वैक्सीन है में एडजुवेंट का दोस्तों कौन सा रोल होता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इंक्रीज एंटीजेनिसिटी, तो दोस्तों इसकी जो एंटीजेनिसिटी है उसको बढ़ाने के लिए ही DPT वैक्सीन में एडजुवेंट जो है डाला जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस इन इंडिया। ट्यूबरकुलोसिस के कन्फर्मेटरी टेस्ट इंडिया में कौन सा है दोस्तों, चेस्ट एक्सरे, मोन्टॉक्स टेस्ट या एसिड फास्ट बेसिलाई इन स्पूटम या एलाइजा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं एसिड फास्ट बेसिलाई इन स्पूटम जो है कन्फर्मेटरी टेस्ट है इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस के लिए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। अकॉर्डिंग टू WHO ब्लाइंडनेस देयर इज इनेबिलिटी टू काउंट फिंगर एट द डिस्टेंस ऑफ। दोस्तों WHO के अनुसार ब्लाइंडनेस कब कहेंगे, जब उंगली को कितनी दूरी में रखें और वो दिखाई ना दे या उसमें दिक्कत हो कि प्रॉपर तरीके से नंबर मरीज जो है वो ना बता पाए। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 6 मीटर ये पूछा जा रहा है। दोस्तों याद रखना कि 3 मीटर की दूरी में फिंगर रखेंगे और अगर वो व्यक्ति अच्छे से उसको रीड नहीं कर पा रहा है, बता नहीं पा रहा है कि कितने फिंगर्स हैं, तो उसको WHO के अनुसार उसको ब्लाइंड मान लिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। बॉडी मास इंडेक्स ऑफ अ पर्सन हुज वेट इज 89 kg एंड हाइट इज 172 सेंटीमीटर इज। तो A 27, B 30, C 33 या D 30C। दोस्तों BMI पूछा जा रहा है यहाँ पे, बॉडी मास इंडेक्स। इसके लिए दोस्तों मैं आपको फार्मूला बता दूंगा, ठीक है, और इसके द्वारा आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 89 का वो है 30। इसका जो फार्मूला है दोस्तों वो होता है BMI इज इक्वल टू वेट इज डिवाइडेड बाई हाइट मीटर स्क्वायर। दोस्तों मैं आप लोग के सामने यहाँ स्क्रीन पे प्ले कर देता हूँ, ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है वो है 30। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन इज एड्स वर्ल्ड वाइड। एड्स के लिए, एड्स के कंडीशन में दोस्तों अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, जो एड्स के कंडीशन में अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन होता है दुनिया में, उसका सबसे जो बड़ा डिसीज़ है, कौन सा डिसीज़ सबसे ज़्यादा होता है ये पूछा जा रहा है दोस्तों। ट्यूबरकुलोसिस, कैंडिडा, हिस्टोप्लाज्मोसिस या न्यूमोसाइटिस करीनी निमोनिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, निमोसाइटिस करीनी
निमोनिया। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। फिलोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन, स्टडी ऑफ मसल, स्टडी ऑफ आर्किटेक्चर या साइंस ऑफ लैंग्वेज ये बोला जा रहा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साइंस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के विज्ञान को हम लोग फिलोलॉजी के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन इज लोकेटेड एंड, कहाँ है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। द हेडक्वार्टर ऑफ असम राइफल्स, दोस्तों जो असम राइफल्स है उसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ है? शिलोंग, कोहिमा, इजावल या ईटानगर में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है शिलोंग। शिलोंग में जो है असम राइफल का हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। द लैंग्वेज स्पोकन इन सिक्किम, सिक्किम में कौन सी भाषा बोली जाती है? नेपाली, हिंदी, लेप्चा, भूटानी या मराठी या बंगाली, त्रिपुरी या मणिपुरी? तो हम दोस्तों इसका राइट आंसर कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, नेपाली, हिंदी, लेप्चा और भूटानी लैंग्वेज बोला जाता है असम पे। द होस्ट ऑफ फर्स्ट ओलंपिक इन 1896 में जो ओलंपिक का फर्स्ट होस्ट करने वाला कौन सी कंट्री थी ये पूछा जा रहा है। एथेंस ग्रीस, पेरिस फ्रांस, लंदन ग्रेट ब्रिटेन या लॉस एंजलिस यूएसए? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है एथेंस ग्रीस में जो है दोस्तों सबसे पहले ओलंपिक होस्ट हुआ था 1896 में। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सिटी जो है दोस्तों एरिया के हिसाब से पूछा जा रहा है कौन सा है? बिलासपुर, रायपुर, कोरबा, रायगढ़? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है रायपुर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। व्हाट इज द स्टेट मैमल्स ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का स्टेट मैमल्स कौन सा है दोस्तों? तो हम कह सकते हैं बारहसिंगा, साबर डियर या एशियन एलिफेंट या वाइल्ड वाटर बफेलो? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वाइल्ड वाटर बफेलो। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। हाउ मैनी डिवीजन आर इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को कितने डिवीजन अर्थात संभाग में बांटा गया है दोस्तों? आप लोग का जो एग्जाम हो रहा है दोस्तों वो भी संभाग हिसाब से होता है। यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कितने संभाग होते हैं, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, 6 डिवीजन? तो दोस्तों 5 डिवीजन जो होता है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ में उतने संभाग हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं वो है रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर और दुर्ग संभाग। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट वॉज गौरेला पेंट्री मरवाही क्रैव्ड आउट, दोस्तों अभी नया जो जिला बना है दोस्तों गौरेला पेंट्रा मरवाही, वो किस जो जिला से कट कर बना हुआ है दोस्तों? जांजगीर चांपा से या मुंगेली से या बिलासपुर से या कोरबा से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट पहले गौरेला पेंट्रा मरवाही था, उस जिले से इसको अलग करके अलग ही जिला गौरेला पेंट्रा मरवाही बनाया गया। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे आखिरी पड़ाव की ओर हैं हम, और फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और तैयारी बहुत ही अच्छे से करिए दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा और आपको जरा भी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, तो आप दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन से कंटेंट चाहिए, कैसे कंटेंट चाहिए, और क्या मैंने ये जो कंटेंट दिया है वो CHO के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन है दोस्तों CHO के एग्जाम पे आ चुके हैं और ये आने के और भी संभावनाएं हैं। मैं अलग अलग जगह से आप सभी के लिए बेस्ट कलेक्शन क्वेश्चन का किया हूं दोस्तों। उम्मीद है कि ये सभी आपको फायदा मिलेगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। व्हाट इज द स्टेट सॉन्ग ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का राजकीय जो गीत है दोस्तों वो कौन सा है? हमारा छत्तीसगढ़, बी मेरे भारत के कंठहार, सी माँ छत्तीसगढ़ ही थाली की, या डी अरपा पैरी के धार? तो दोस्तों अगर आप छत्तीसगढ़िया हैं और छत्तीसगढ़ का CHO दिला रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ का जो राजकीय सॉन्ग है दोस्तों वो है अरपा पैरी के धार। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।